शाम के करीब 4 बज रहे थे। बाहर तेज धूप थी और घर के अंदर कूलर की हवा चल रही थी। अचानक दरवाजे पर ऑटो रुकने की आवाज़ आई और साथ ही दो बड़े बड़े सूटकेस घिसटने की आवाज़। कमला देवी ने खिड़की से झांका तो उनका चेहरा खिल उठा। वो लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागी और बोली, अरे मेरी लाडो आ गई, मेरी निधि आ गई। बहू पूनम ने गर्दन घुमाकर देखा। उसकी ननद निधि फिर से वही दो बड़े बैग लेकर घर में घुस रही थी। अभी 2 दिन पहले ही तो अपने ससुराल गई थी। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 8 महीनों से निधि का यही हाल था। ससुराल में जरा सी कहा सुनी होती और वो बैग उठाकर मायके आ जाती। कमला देवी लपक कर बेटी के हाथ से बैग लेने लगी। आजा मेरी बच्ची, बहुत थक गई होगी। निधि ने आते ही अपनी चप्पल एक कोने में फेंकी और सीधा सोफे पर पसर गई। फिर पूनम की तरफ देखकर हुक्म चलाया, भाभी 1 कप कड़क चाय बना दो, रास्ते पर थक गई हूँ। पूनम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में गई और 1 कप चाय बना लाई। उसके पति संजय ने अपनी बहन की तरफ देखा और धीरे से पूछा, फिर से झगड़ा हो गया क्या निधि? तुमसे मतलब? निधि ने तुरंत आंखें दिखा दी। मैं अपने खुद के घर आई हूँ, किसी गैर के घर मेहमान बन के नहीं आई। संजय चुप हो गया। पूनम ने चाय का कप सामने रखा तो निधि ने एक घूंट पीते ही मुंह बना लिया। भाभी चीनी तो देख लिया करो, तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं पता कि मुझे कैसी चाय पसंद है। पूनम ने बस उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले वापस रसोई में चली गई। ये तो रोज का ही किस्सा बन गया था। निधि सुबह 10 बजे तक सोती, बना बनाया खाना मिलता, धुले हुए कपड़े मिलते और ऊपर से हर बात में भाभी में कमी निकालना। एक दिन दोपहर की पड़ोस की बबीता चाची किसी काम से घर आई थी तो निधि ने जानबूझकर जोर से बोलना शुरू कर दिया, चाची देख लो, आजकल तो भाभी ही इस घर की बड़ी मालकिन बनी हुई है, घर में इनका ही राज चलता है। बबीता चाची ने हंसकर पूछा, अच्छा और नहीं तो क्या? निधि बोली, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं है, आप लोग कुछ समझाते क्यों नहीं? पूनम वहीं बैठी सब्जी काट रही थी, उसने सब सुनकर भी कुछ नहीं कहा। कमला देवी को तो बेटी की हर बात में सच्चाई ही लगती थी। उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी। आजकल की बहुएं होती ही ऐसी हैं। उस दिन पूनम के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने सिर उठाकर दोनों की तरफ देखा मगर फिर अपने आप को रोक लिया। शाम को संजय काम से लौटा तो बिजली के बिल और राशन के खर्च की बात होने लगी। तभी निधि बीच में टपक पड़ी, भैया घर का खर्च इतना बढ़ रहा है तो भाभी को थोड़ा हाथ रोकना चाहिए। संजय ने हैरानी से पूछा, कौन सा खर्च? अरे वही, निधि ने पूनम की तरफ इशारा किया, इनके मायके वालों के फ़ोन, उनका आना जाना, ये सब भी तो खर्चा ही है ना। पूनम ने धीरे से पानी का गिलास टेबल पे रखा और पहली बार निधि की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरे मायके वाले 30 त्योहार पर ही आते हैं निधि, लेकिन आप पिछले 8 महीने से यहीं रह रही हो। इतना सुनते ही निधि का चेहरा उतर गया। कमला देवी तुरंत बीच में बोल पड़ी, तो क्या हुआ, ये इस घर की बेटी है। पूनम ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार वो चुप्पी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उस रात खाना खाते समय घर का माहौल अजीब सा था। किसी ने ज़्यादा बात नहीं की लेकिन पूनम के मन में जो सालों से जमा था वो अब धीरे धीरे बाहर आने लगा था। निधि को एहसास हो गया था कि उसकी भाभी अब चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह पूनम रोज की तरह सबसे पहले उठ गई। उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और संजय के टिफिन की तैयारी करने लगी। तभी कमला देवी की आवाज़ आई, पूनम निधि अभी सो रही है, उसके लिए आलू के पराठे बना देना, उसे ब्रेड पसंद नहीं है। पूनम ने बिना कुछ कहे पराठे भी बना दिए। करीब 9 बजे निधि नींद से उठी, ब्रश किया, नहाई और सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और बोली, भाभी दही भी ले आओ। पूनम दही रखकर वापस मुड़ने लगी तो निधि हंसते हुए बोली, माँ भाभी का चेहरा देखो, लगता है कल की बात का बुरा मान गई हैं। कमला देवी भी मुस्कुरा दी, अरे 2 बातें सुन ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया। पूनम ने पहली बार वहीं खड़े खड़े कहा, बात सुनने की नहीं है माँ जी, बात यह है कि हमेशा सुनने वाली भी इंसान होती है और सुनाने वाले का क्या है। ससुराल में काम करना ना पड़े इसलिए मायके आके बैठ जाओ और बस ऑर्डर मारो। टेबल पर फिर सन्नाटा छा गया। निधि ने पराठे का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, भाभी आप तो बात बात पर दिल पर लेने लगी हैं। दिल पर लेने की आदत मुझे नहीं है, पूनम ने शांत आवाज में कहा, वरना इतने साल इस घर में नहीं रह पाती। निधि ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिख रही थी। दोपहर में पूनम कपड़े तय कर रही थी कि तभी बातों बातों में निधि फिर शुरू हो गई, मेरी भाभी को तो बस अपने कमरे से मतलब रहता है,
माँ की कितनी सेवा करती हूँ मैं, ये कोई नहीं देखता। पूनम इस बार भी चुप रही। पड़ोस की बबीता चाची ने जाते ही सीधे निधि से पूछा, सच में माँ की सेवा करती हो? क्यों, नहीं करती क्या? निधि तुरंत भड़क गई। पिछले महीने तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया था? निधि चुप। दवा कौन लाता है? निधि फिर चुप। रात को तबीयत खराब होती है तो कौन उठता है? कमला देवी वहीं बैठी सब सुन रही थी। निधि ने बात घुमाने की कोशिश की, तो क्या एहसान करती है? पूनम ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, नहीं, एहसान नहीं करती, क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन जो काम करता है उसका नाम खराब करना भी ठीक नहीं होता। निधि का चेहरा लाल पड़ गया। शाम को संजय घर लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल फिर भारी है। खाना खाते समय निधि अचानक बोली, भैया आपको पता है भाभी आजकल मुझे घर में रहने का ताना देने लगी हैं। संजय ने चौंक कर पूनम की तरफ देखा, लेकिन इस बार पूनम डर कर चुप नहीं हुई। उसने सीधे कहा, मैंने रहने का ताना नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर तुम्हें यहाँ सब इतना बुरा लगता है तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाती? निधि ने गुस्से में थाली रख दी। मतलब अब ये घर मेरा नहीं रहा? पूनम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये घर आपका भी है, लेकिन आपका घर सिर्फ ये नहीं है निधि, आपका एक और घर भी है, जहाँ हर झगड़े के बाद वहाँ रहने की बजाय आप यहाँ आकर बैठ जाती हो और यहाँ की शांति भंग करती हो। निधि तिलमिला गई। कमला देवी ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, अगर मेरी बेटी यहाँ रहेगी तो किसी को क्या परेशानी है? पूनम ने धीरे से कहा, परेशानी रहने से नहीं है माँ जी, परेशानी तब होती है जब रहने वाला घर को घर नहीं, अपना हक समझकर दूसरों को छोटा दिखाने लगे, हुक्म चलाने लगे। इतना सुनते ही निधि कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से में कहा, ठीक है भाभी, अब मैं भी देखती हूँ कि इस घर में किसकी चलती है। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। पूनम को पहली बार लगा कि बात अब सिर्फ तानों तक नहीं रहने वाली, निधि कुछ ऐसा करने वाली है। अगले 2 दिन घर में अजीब सा माहौल रहा। निधि पूनम से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, लेकिन जहाँ मौका मिलता माँ के कान भरने लगती। माँ, आपने देखा ना अब भाभी कैसे जवाब देने लगी है, अब तो ये किसी की इज्जत भी नहीं करती। कमला देवी भी बेटी की बातों में आ जाती हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर पूनम को टोकने लगी। पूनम अब भी अपना काम कर रही थी। सुबह से रात तक घर संभालना, खाना पानी सब पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन अब वो हर गलत बात पर सिर झुकाकर खड़ी नहीं रहती थी। एक शाम संजय काम से लौटा तो घर में जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। निधि रो रही थी। कमला देवी उसे चुप करा रही थी। संजय घबराकर अंदर आया। क्या हुआ? निधि ने रोते हुए कहा, भैया आपकी पत्नी चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। संजय ने तुरंत पूनम की तरफ देखा। तुमने ऐसा कहा? पूनम ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि हर बार झगड़ा करके मायके आ जाना किसी समस्या का हल नहीं होता। देखा माँ, निधि फिर रोने लगी। अब मुझे ही गलत साबित किया जा रहा है। तभी कमरे के कोने में बैठे ससुर केशव जी ने पहली बार आवाज़ उठाई, बस करो निधि। पूरा कमरा शांत हो गया। केशव जी वैसे कम ही बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सब सुनते थे। उन्होंने निधि की तरफ देखकर कहा, एक बात का जवाब दो निधि। निधि चुप हो गई। तुम यहाँ 8 महीने से हो, इस दौरान तुमने अपने घर को बचाने के लिए क्या कोशिश की? निधि के पास कोई जवाब नहीं था। पति से बात की? चुप्पी। ससुराल वालों से बैठकर समझौता किया? चुप्पी। किसी बड़े को बीच में डाला? फिर चुप्पी। केशव जी ने गहरी सांस ली। नहीं किया ना, क्योंकि तुम्हें लगा कि यहाँ आकर बैठ जाना आसान है। कमला देवी बीच में बोली, आप हमेशा बेटी को ही गलत क्यों ठहराते हैं? मैं गलत नहीं ठहरा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने पूनम की तरफ देखा। और इस घर में अगले पिछले 8 महीने से किसी ने सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई है तो वो है बहू। निधि का चेहरा उतर गया। कमला देवी भी चुप हो गई। पहली बार किसी ने खुलेआम पूनम का साथ दिया था। उस रात निधि देर तक अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन अगले दिन उसने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सुबह सुबह उसने अपनी माँ के सामने कहा, माँ अब फैसला कर लो, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर आपकी बहू। कमला देवी सन्न रह गई। उसी वक्त पूनम रसोई से बाहर आई और उसने भी सारी बात सुन ली। घर में पहली बार बात साफ साफ सामने आ गई थी। अब मामला तानों और झगड़ों से बहुत आगे निकल चुका था। एक तरफ बेटी थी तो दूसरी तरफ बहू, और कमला देवी को चुनना था किसी एक को ही। निधि की बात सुनकर कमला देवी कुछ देर तक उसे देखती रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि हमेशा की तरह सब लोग पूनम को ही चुप रहने के लिए कहेंगे और बात खत्म हो जाएगी।
लेकिन इस बार मामला अलग था। पूनम दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। संजय भी अब बाहर आ गया था। केशव जी अखबार मोड़कर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। निधि फिर बोली, माँ, फैसला कीजिए, मैं रोज रोज की बेइज्जती नहीं सहूंगी। कमला देवी ने धीरे से पूछा, वैसे बहू ने तेरी क्या बेइज्जती की है? यह सुनकर निधि एक पल को रुक गई, फिर हकलाते हुए बोली, वो मुझे जवाब देती हैं, हर बात में पलट कर बोलती हैं। कमला देवी ने फिर पूछा, और मुझे नीचा दिखाती हैं। कमला देवी ने फिर से कहा, और क्या किया उसने? अब निधि के पास कुछ नहीं था। वो चुपचाप नीचे देखने लगी। तब कमला देवी पहली बार अपनी बेटी की आंखों में देखकर बोली, गलत साबित नहीं करती निधि, तू खुद अपने कर्मों से गलत साबित हो रही है बेटी। इतना सुनते ही पूरा घर एकदम शांत हो गया। निधि को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी अपनी सगी माँ ने आज उसके खिलाफ बात कही है। कमला देवी की आंखें भर आईं और वो बोली, 8 महीने से मैं सिर्फ एक माँ बनकर सोच रही थी, एक बेटी की माँ बनकर, बहू की सास बनकर नहीं सोचा। फिर उन्होंने पूनम की तरफ देखा और कहा, जब मैं पिछले महीने बीमार पड़ी थी तो बता, रात रात भर जागकर मेरे पैर कौन दबा रहा था? तू तो नहीं आई थी पूछने भी। रात को तबीयत खराब होती थी तो पानी कौन देता था? निधि के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुप खड़ी थी। कमला देवी फिर बोली, जब घर का खर्च बढ़ा था तो किसने बिना बोले अपने खर्चे कम किए थे? जब इस घर में हर किसी को जरूरत पड़ी तो आखिर में कौन खड़ा रहा? बोल बेटी, कौन खड़ा रहा? सब जानते थे जवाब क्या है। जवाब था पूनम। कमला देवी ने गहरी सांस ली। और तू? उन्होंने निधि की तरफ देखा। तू हर बात में आग लगाती रही, कभी भाभी को ताना, कभी भाई को भड़काना। क्या यही सिखाकर भेजा था तुझे? निधि की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, माँ, आप भी मेरी तरफ नहीं हो, आप भी भाभी की तरफ हो गई। कमला देवी बोली, मैं तेरी तरफ ही हूँ बेटी, और हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं तेरी गलती की तरफ नहीं हूँ। गलती को गलती कहना पड़ेगा। तभी कोने में बैठे केशव जी पहली बार मुस्कुराकर बोले, यही बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी कमला, बहुत पहले। कुछ देर बाद कमला देवी ने आगे बढ़कर निधि का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, जा बेटी, आज अपने ससुराल फोन कर, दामाद जी से बात कर, झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर। घर छोड़कर भागने से घर नहीं बचते बेटी, घर बचाने से बचते हैं। निधि चुपचाप रोती रही। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर बार दूसरों को गलत ठहराने से इंसान खुद सही नहीं हो जाता। शाम तक उसने हिम्मत करके अपने पति को फ़ोन किया। कई महीनों के बाद दोनों ने ढंग से बात की। 2 हफ्ते बाद निधि अपने ससुराल वापस चली गई। जाते समय उसने पूनम के सामने आकर धीमे से कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, शायद सच में मैं बहुत गलत थी। पूनम ने बस मुस्कुराकर इतना कहा, कोई बात नहीं निधि, घर बसाने में जितनी ताकत लगती है ना, घर छोड़ने में उतनी नहीं लगती। अपना घर बचा लो। निधि की आंखें फिर भर आईं। उसके जाने के बाद घर में पहली बार सुकून की शांति थी। कमला देवी भी अब बदल चुकी थी। अब वे हर बात पर बेटी और बहू की तुलना नहीं करती थी। और पूनम, उसे किसी पर जीत नहीं मिली थी। बस इतने सालों के बाद उसे अपने ही घर में अपनी जगह मिल गई थी और उसकी ननद का घर टूटने से बच गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।